नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और नर्वस सिस्टम से याद रखिएगा वो डॉक्टर जो क्या करता है, ऐसे व्यक्तियों का इलाज करता है जिनके तंत्रिका तंत्र में समस्या है। ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरो सर्जन बोलते हैं या तो न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो सर्जन इसलिए बोलते थे क्योंकि वो न्यूरो से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऑपरेशन वगैरह करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सर्जन बोल देते हैं। जो स्पेशली न्यूरो मतलब कि ये तंत्रिका तंत्र की पढ़ाई करके बैठे हुए या उसकी स्टडी कर रहे हैं या तो इलाज कर रहे हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो अब तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें किसमें, कॉकरोच में, देखिएगा इतना इसका पिक्चर बना लिया है कि मेरे ख्याल से भूलने की जरूरत नहीं होगी अब। अरे भाई जो भी है कुछ हद तक तो मैच करेगा ही ना, बाकी हर जगह पे अलग अलग बातें पढ़ रहे हैं तो अलग अलग संरचनाएं तो आएंगी ही आएंगी। देखिए गौर करिएगा जरा कि इसका जो तंत्रिका तंत्र है, इसका तंत्रिका तंत्र, इसके वक्षीय भाग में तीन गुच्छे मिल रहे हैं और इसके उदर के खंड में या उदर के भाग में 6 गुच्छे मिल रहे हैं। क्या क्या चीज देखिए जरा, इसके वक्ष में तंत्रिका तंत्र के 3 गुच्छे और इसके उदर के भाग में 6 गुच्छे पाए जाते हैं। गुच्छे कहने का मतलब कि यहां पर समूह में पाए जा रहे हैं, तंत्रिकाओं का बंडल पाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको हमने नाम दिया है क्या, गुच्छे का। ठीक है, या गुच्छा कह लीजिए। तो कुल तंत्रिकाओं की गुच्छों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, जिनमें से 3 कहां है, वक्ष में, 6 कहां पर है, उदर भाग में। ठीक है, उसके साथ साथ इसके सिर में एक छोटा सा इसका मस्तिष्क होता है। ठीक है, आप कह लो क्या कौन है ये, इसका ब्रेन है, मस्तिष्क है, छोटा सा है। ठीक है, छोटा सा है, बहुत ज्यादा छोटा सा है। अब क्या है देखना, ये जो तंत्रिका का गुच्छा है ये आपस में एक संयोजक से जुड़ा रहता है। सारा का सारा इसका तंत्रिका का जो भी गुच्छा है आपस में एक संयोजक से जुड़ा हुआ है। संयोजक का मतलब क्या होता है कि जो दो संरचना को आपस में जोड़ने का काम करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजक। और संयोजक की संख्या कितनी मिल रही है, तो ये भी याद रखिएगा बच्चा, कितनी मिल रही है, 1 जोड़ी। हाँ ठीक है, 9 कैसे होगा जी, 8 को होगा तो 8 जोड़ी होगा, गिन के देख लो। हाँ 1 जोड़ी, ये जो संयोजक मिल रहे हैं 1 जोड़ी की संख्या में मिल रहे हैं, ये बोला। देखो एक ये वाला और एक ये वाला, हो गया क्या जोड़ी। ठीक है, अब कुल अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संयोजकों की संख्या कितनी है, तो देखो तो जरा 8 जोड़ी हो गया, कितना कह रहा था कि 9 को है, क्या होगा 8 जोड़ी। जब भी देखो, जब भी बात किसी और के बीच की आती है तो 2 लोगों के बीच एक ही कड़ी आ सकता है, 3 लोगों के बीच 2 कड़ी आएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर जब भी संख्या निकालना हो तो 1 कम कर दीजिएगा, तुरंत संख्या निकल जाएगा। अगर 9 को जोड़ा गया है कड़ी से तो बीच में कड़ियों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 1 वाला और ये 1 वाला तो खाली रह जाता है ना, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, इसीलिए उतना दूर मत जाओ, वो रीजनिंग का एक मैटर हो जाता है। क्या क्या बात हुआ कि सर इसके सिर में एक छोटा सा इसका मस्तिष्क है, एक ब्रेन है, उसके बाद इसके वक्षीय भाग में 3 क्या है, तंत्रिका के गुच्छे मिल रहे हैं, इसके उदर के भाग में 6 तंत्रिका के गुच्छे मिल रहे हैं, और इसके बाद इस तंत्रिकाओं के गुच्छों से निकले हुए हैं जाल रूपी तंत्रिकाएं जो इसके पूरे शरीर में फैले हुए हैं। शरीर से क्या करना है, संवेदना को ग्रहण करना है ना, तो कैसे ग्रहण करेगा सर, इसका तंत्रिका का जो जाल है इसके पूरे शरीर में फैला हुआ होगा इस तरीके से।
चलो अब आगे सुनना कि सर क्या तंत्रिका केवल इसके उदर के भाग में और वक्ष के भाग में ही होती है क्या, या इसके सिर के भाग में भी होती है? सिर के भाग में भी है, ठीक है, लेकिन देखो इसको भी मैं ब्रेन वाले को भी पीला ही बनाता हूं भाई। इसका मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है किसका बना होगा? तंत्रिका का ही बना होगा। इसके सिर पर याद है कुछ था, श्रृंगिका था। श्रृंगिका के अलावा कुछ था क्या? एक जोड़ी संयुक्त नेत्र था, ठीक है। इसका मुख याद है? मुख क्या था सर? मुखांग था, ठीक है। मुख जो है मुखांग से घिरा हुआ था, और अगर बुक आपके पास है तो देख लीजिए, अदरवाइज हमारे पास हमारा पीडीएफ है, वहां भी देखना होगा तो देख लेंगे। उसके मुखांग पे देखिए रोम जैसी संरचना होगी, बढ़िया से गौर करिएगा। उसके मुखांग पर बाल जैसी संरचना होगी। नहीं मिल रहा है? चलो लेकर आते हैं। हाँ सब में होगा थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो कहाँ गया जी, ये इसमें देखोगे ना तो थोड़े थोड़े से बाल जैसे संरचनाएं दिख रहे होंगे सब पर, ठीक है, जिनको स्पर्शक कहते हैं। चलो ठीक है, सुनो अब आगे। इनके मुख जो होते हैं, मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि इनके मुख पर क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं। और स्पर्शक कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जो स्पर्श करके किसी संवेदना को ग्रहण करे। जैसे हमारे त्वचा पर भी क्या मिल रहे? रोम मिल रहे। अगर थोड़ा भी कोई टच करता है तो हमको फील आ जाता है ना, तो एक प्रकार से आप कहो कि सर ये जो क्या कर रही है? संवेदना को ग्रहण कर रही है। वैसे ही इसके मुख पर भी क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं। तो मुख कहाँ मिल रहा है? इसके सिर के भाग में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहाँ भी क्या मिल रहे हैं यहाँ पर? स्पर्शक। चलिए अब क्या है कि ये सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा बच्चा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब सुनना, देखो क्या क्या चीज। सर ये पूरा इसका शरीर तो कंट्रोल हो ही रहा है, उसके बाद इसके सिर में जो छोटा सा इसका ब्रेन मिल रहा है, वो सिर किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है? देखो तो जरा। सर किसको कंट्रोल कर रहा है? श्रृंगिकाओं को कंट्रोल कर रहा है। और तंत्रिक जो आपके संयुक्त नेत्र है उसको, और इसके मुख में मिलने वाले स्पर्शक को। यानी कि यहाँ इसके सिर में मिलने वाला जो तंत्रिका तंत्र है, वो इसके सिर के संबंधित जो भी अंग मिल रहे हैं, जो भी संवेदी अंग मिल रहे हैं, केवल उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिल रहा है कहां पर? इसके वक्ष में और इसके उदर में, ये सब कुछ क्या करते हैं? तो इसके पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यही कारण है कि यदि हम लोग इसका सिर भी काट देंगे ना, तो ये कुछ समय तक जिंदा रह पाता है, ठीक है। तो कुछ समय तक जिंदा है, तो इसका कारण यह है कि इसका मुख्य रूप से जो तंत्रिका तंत्र है वो कहां पर है? इसके वक्षीय भाग में है। और कहां पर है? इसके उदरीय भाग में। और जो सिर में मिल रहा है तंत्रिका का छोटा सा गुच्छा है, जो इसका मस्तिष्क का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? तो सिर में मिलने वाली चीजों को, जैसे श्रृंगिका का, उसके बाद नेत्र का, संयुक्त नेत्र का, और उसके बाद इसके मुख पर मिलने वाले जो स्पर्शक हैं उनका नियंत्रण करता है। तो वो ऊपर ही ऊपर कंट्रोल कर रहा है। बाकी नीचे का सारा कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि जो भी तंत्रिका है वो इसके नीचे के शरीर में है, उदर में और वक्ष में है। यही कारण होता है कि यदि कॉकरोच को या कॉकरोच का सिर यदि कट जाए तो लगभग वो 1 सप्ताह या मोटा मोटी हम कह लें कि लगभग 7 से 10 दिनों तक ये जिंदा रह सकते हैं। उसके पश्चात मर जाते हैं, कारण कि इनको खाने पीने को कोई चीज मिल नहीं पाता है, ठीक है। ये इनका तंत्रिका तंत्र। क्या क्या चीजें बात याद रखिएगा, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सिर से लेकर के उदर तक में फैला होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर होता है?
वक्ष में और उदर में। वक्ष में 3 गुच्छे, उदर में 6 गुच्छे। ये जो तंत्रिका के गुच्छे हैं आपस में एक जोड़ी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि सूचना को अगर इधर उधर करना है तो आपस में जुड़े होंगे तभी तो सूचनाएं इधर उधर जाएंगी। ठीक है, तो उस सूचना को आगे पीछे करने के लिए तंत्रिका का जो गुच्छा है उनके बीच में संयोजक मिल रहा है, और वो संयोजक की संख्या कितनी है? 1 जोड़ी। ठीक है, कुल संयोजक की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ी, या तो 16 की संख्या बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं तंत्रिका? तो इस तंत्रिका का कार्य क्या होता है? शरीर में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रण करना, और यदि शरीर के बाहर यानी कि वातावरण में किसी प्रकार की हलचल हो रही है उस हलचल को शरीर तक लेकर के आना, इनका ये काम हो गया। अब रह जाता है सिर वाला भाग। तो इसके सिर में तंत्रिका का छोटा सा भाग पाया जाता है जो इसके मस्तिष्क का निर्माण करता है, और इसका जो सिर वाले भाग में तंत्रिका तंत्र मिल रहा है या जो मस्तिष्क मिल रहा है ये कुछ कुछ चीजों को नियंत्रित करता है, जैसे इसके सिर पर मिलने वाली श्रृंगिका, सिर पर मिलने वाला संयुक्त नेत्र, और मुख पर पाया जाने वाला जो मुखांग है उस मुखांग पर जो स्पर्शक होते हैं जो संवेदना को ग्रहण करते हैं उन सभी का नियंत्रण करता है। अतः यही बात होता है अंत में कि इसका सिर कट जाने के बाद भी यह कुछ समय तक जीवित रह सकता है, क्योंकि तंत्रिका का जो मुख्य भाग है ये इसके वक्ष में और उदर में। देख पाओगे? खत्म हो जाएगा ये। चलो, ये खत्म हो गया इसका तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है इसका नेत्र। नेत्र के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें हैं उसको भी देख के खत्म करते हैं। इसके तंत्रिका तंत्र में ही आता है क्या? इसका नेत्र। नेत्र कैसा होता है? संयुक्त होता है। तो क्या बोल देते हैं इसको? संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नेत्र जिसमें लेंस की संख्या क्या होती है? 1 से अधिक। ठीक है, और जब भी ऐसे संयुक्त नेत्र की बात करते हैं तो ज्यादातर हजारों की संख्या में ही देखने को मिलता है। इसके प्रत्येक नेत्र में क्या होते हैं? 2000 लेंस होते हैं, और इस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? ओमेटिडिया बोलते हैं। ठीक है, या इसको एक हिंदी में नाम देते हैं नेत्रासक। हाँ, नेत्रासक भी बोलते हैं। नेत्रासकों की संख्या कितनी होती है? 2000 होती है। अब इससे और एक सरल नेत्र में अंतर क्या हो जाता है? इसकी दृष्टि में अंतर हो जाता है, इसके देखने में अंतर हो जाता है, इसके दृश्य में अंतर हो जाता है। अंतर किस बात का होता है? सर अगर एक सरल नेत्र कहें और एक संयुक्त नेत्र कहें, दोनों में अंतर इस बात का हो जाएगा कि यहां पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, ये रही ये वस्तु, तो इसकी संख्या जो होगी उसके आंखों में जितना लेंस होगा उतना बनेगा। ठीक है, अब इस वजह से दिक्कत क्या होता है कि इनके अंदर, इसके अंदर कॉकरोच के अंदर एक लाइन मिलता है, शायद एनसीईआरटी में हो, देख लीजिएगा आराम से। सर इनमें सुग्राहिता बहुत अधिक होता है। सुग्राहिता, हाँ सुग्राहिता अधिक होता है। ठीक है, सुग्राहिता क्या है? अधिक है, लेकिन विभेदन कम है। ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। सुग्राहिता और विभेदन में अगर क्या बात कर रहा है हीरो? सुनो, सुग्राहिता क्या है? बहुत ज्यादा है। विभेदन क्या है? बहुत कम है। अब सुग्राहिता का मतलब होता है ना अच्छे तरीके से उसको देख के समझ पाना। ठीक है, अब जैसे अगर हम खड़े हैं अगर ये कॉकरोच के सामने, तो वो हमारा क्या करेगा? उसके आंखों में 2000 इमेज बन रहा होगा। अगर मैं थोड़ी सी भी हरकत करूंगा ना तो उन चीजों को वो समझ जाएगा। यानी कि किसी प्रकार की अगर उसके आंखों के सामने कोई गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि को अच्छे से समझ पाना कि उसमें कुछ हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसी बात को क्या कहते हैं? सुग्राहिता। ठीक है, अब रह गया सर विभेदन। वो विभेदन नहीं कर पाता है, क्लियर नहीं कर पाता है। रीजन है कि आपके सामने अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो तो आप उसका रियल इमेज पता कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूं, आपको एक ही दिख रहा हूं, आप एकदम एक्यूरेट अंदाजा लगा लोगे कि सर लगभग टेबल के बीचों बीच खड़े हैं। अगर मेरा 2000 इमेज बने आपके आंख में, क्या आप क्लियर कर पाओगे कि मैं कहां पे खड़ा हूं? एक्चुअल में मैं कहां पे खड़ा हूं, क्या क्लियर कर पाओगे? नहीं ना। इसीलिए क्या कहते हैं कि इनमें विभेदन क्या होता है? कम होता है। ये डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सुग्राहिता क्या होती है? बहुत ज्यादा, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी सी भी हलचल को ये महसूस कर लेंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में मेरा बाल हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी क्या है? छोटा है।
ठीक है, हालांकि हिल तो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप देखकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वही अगर आपके पास कैसा दृष्टि होता, नहीं, मोज़ेक दृष्टि, मोज़ेक दृष्टि, ठीक है, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी दृष्टि जिसके अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहा हो, एक से ज्यादा छवियां बन रही हो, ठीक है, जिसमें सुग्राहिता क्या हो, अधिक हो, विभेदन कम हो, ऐसी दृष्टि को क्या कहते हैं, मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। और मोज़ेक दृष्टि केवल और केवल संभव है किसमें, एक संयुक्त नेत्र में। जो भी जीव संयुक्त नेत्र वाला होगा उनमें सिंपल सा बात याद रखिएगा कि सुग्राहिता बहुत ज्यादा होगी लेकिन उनमें विभेदन बहुत कम होगा। ऐसी दृष्टि को क्या कहते हैं, मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। बढ़िया है कि नहीं है तो पता चलता कि कब खाला में चल जाते पता नहीं चलता। बात समझ में आ गया? अरे बहुते समस्या होता भाई, पता चले कि बीडब्ल्यू की जगह दूसरे के घर में घुस जाते हैं, लगेगा कि नहीं रोड पे गाड़ी आ रहा है, अब कौन लाइन में गाड़ी आ रहा है खोजो भाई, पता चले कि रोड पे गाड़ी है, खोजने में गाड़ी कुचल के चला गया। समझ में आ गया? तो ये संभव नहीं है, हम लोगों में नहीं है तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, एक चीज होता है कि भाई थोड़ी सी भी हलचल को आप महसूस कर पाते, वो एक अलग बात है। इसके अलावा गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाता। दोनों रहता तो बढ़िया कि हाँ एगो शरीर हमारा ये संयुक्त वाला है, एगो सरल वाला है, और मार खाता सब। काहे मार खाता समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ऐसे देखोगे तो मरे भी ना करोगे जी सब। कहा कर रहा है तू लोगों को। चलो ये खत्म हो गया, तंत्रिका तंत्र खत्म, समझ में आ गया? लिख पाओगे तंत्रिका तंत्र? का कौन सा तंत्र पढ़ लिया? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, माने परिसंचरण तंत्र में ही श्वसन तंत्र भी है। चलो श्वसन तंत्र, ठीक है, नहीं रक्त परिसंचरण भी पढ़ाई की है ना जी तू लोग को, तब रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, आज तंत्रिका तंत्र, एगो अंतिम रह गया जनन तंत्र। जान ले लेगा आपका जनन तंत्र, जान ले लेगा आपका, नहीं पढ़ाएंगे जरूर। मतलब कि जितना भी आपने तंत्र पढ़ा ना, उस तंत्र में सबसे हार्ड तंत्र इसका जनन तंत्र है। हाँ, तो थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा इसको। शुरू करते हैं, आज खत्म नहीं करेंगे लेकिन शुरू तो करेंगे इसको। कितना बतियाती हो, जैसे तुरंत 1 मिनट भी टाइम ना मिलता है, बस तुरंत लग जाते हो सब। यही देने की समझ में भी नहीं आता है, माइंड को अनकॉन्शियस कर देते हो तुरंत। चले जनन तंत्र शुरू करते हैं। जनन तंत्र क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं मानेगा जी सब। देखिए कुछ बिंदु है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हम कॉकरोच की बात करें कि सर कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा, तो सबसे पहला तो याद रखिएगा कि इनमें क्या होता है, सेक्सुअली डायामॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता। और ये वर्ड समझा चुके हैं हम
कि लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है कि कोई एक जीव है और इसके दो रूप दिखाई देंगे, किस आधार पे? लैंगिक स्तर पे या लैंगिक के आधार पे, जिसमें नर शरीर अलग होगा और मादा शरीर अलग होगा। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर कोई प्राणी दिखा रहा है तो वो प्राणी का ये लक्षण कहलाता है क्या? सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म या तो फिर लैंगिक द्विरूपता। और इसी के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, यानी कि मनुष्यों में भी क्या है? नर शरीर अलग है, मादा शरीर अलग है, हमारे भी क्या है? दो रूप हैं, ठीक है। इसलिए हमारा भी एक विशिष्ट लक्षण है ये लैंगिक द्विरूपता, ठीक है। और जो लोग, जो जीव एक लक्षण को प्रकट करते हैं, कौन सा लक्षण? लैंगिक द्विरूपता को, इनको एक और नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है पता है? एक लिंगी, यूनि सेक्सुअल, ठीक है। यानी कि सिंपल सा कि सर एक शरीर जो होगा, एक शरीर पर एक ही जनन अंग होगा। अगर नर है तो नर जनन अंग होगा, मादा है तो मादा जनन अंग होगा। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम लोग? एक लिंगी कहते हैं। अब आगे देखिए, जब सर अलग अलग है तो पहले हम लोग पढ़ते हैं नर को, यानी मेल कॉकरोच, फिर पढ़ेंगे फीमेल कॉकरोच। अच्छा, अगर मैं नर और मादा की बात करता हूं तो नर जनन अंग कौन होता है और मादा जनन अंग कौन होता है? नर जनन अंग के रूप में कौन होगा एक नर के अंदर, और मादा जनन अंग के रूप में कौन होगा एक मादा के अंदर? अरे वाह, तू तो एकदम 30 मार्क कहाँ है रे बुआ? अंग पूछा है, कोशिका नहीं पूछा है। हाँ, अरे बाबू देखो, ज्यादातर जगह पर अंग का नाम सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे एक मनुष्य में क्या होता है कि नर जनन अंग कौन होता है? वृषण होता है। वैसे ही कॉकरोच में भी क्या होता है? वृषण होता है, ठीक है। आगे की संरचना बदल सकती है, या हो सकता है कि आगे का नाम भी कुछ हद तक क्या हो? सेम हो, ठीक है। मादा में जैसे नॉर्मली क्या होता है? अंडाशय, वैसे कॉकरोच के मादा में भी क्या मिलेगा? अंडाशय मिलेगा। उसके आगे की संरचना कुछ हद तक मिल सकती है, कुछ हद तक नहीं मिल सकती, ठीक है। तो याद रखना कि जैसे ही हम कहते हैं कि सर जनन अंग, देखो जब भी हम बात करते हैं जनन अंग का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किसको कहते हैं? सीधा सीधा सर वो अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, वो अंग क्या कहलाएगा? जनन अंग कहलाएगा। अब उसके अलावे जो अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर जनन से संबंधित सहायक अंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको? सहायक अंग बोलेंगे। अब अगर नलिका है तो कहेंगे सहायक नलिका, ग्रंथि है तो सहायक ग्रंथि। अब देखो सबके साथ सहायक इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर वो जनन में सहायता करेंगे, जनन के क्रियाकलाप में सहायता करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जनन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिका। और वो कोशिका कौन है सर? ये रहे हमारे युग्मक, ठीक है। अब सोचो कि अगर अंग नहीं रहा और हमारे पास युग्मक है तो क्या हम जीवों को जन्म दे सकते हैं या नहीं? दे सकते, दे सकते, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना है क्या? हाँ हाँ हाँ, पहले सुन तो लो। क्रायो प्रिजर्वेशन, अब बोलो। निम्न तापी संरक्षण, इसका मतलब होता है क्या ये? बोलो, नहीं मालूम। अच्छा, इसका नाम सुना है क्या? लगभग सभी ने सुना होगा, रेड डाटा बुक। सर एक ऐसी किताब जिसमें 3 प्रकार के जीवों का जिक्र मिलेगा। हाँ बिल्कुल, एक जो विलुप्त होना, विलुप्त मतलब गायब होना, जो विलुप्त होना शुरू हुआ है,
आज जो विलुप्त होने के अंतिम स्टेज पर है, आज जो विलुप्त, इन तीनों का डाटा मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे इंडिया में टाइगर मिलते हैं, मोस्टली कौन से टाइगर मिलते हैं, टाइगर की कौन सी वैरायटी मिलती है? टाइगर की बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, जैसे बाली है, बाली टाइगर, जावा टाइगर, कैस्पियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, बहुत सारी वैरायटीज। ठीक है, तो मोस्टली इंडिया में कौन मिलते हैं? बंगाल टाइगर। एक समय था कि जावा भी मिलता था। ठीक है, अभी आपके 3 बाघ की प्रजातियां गायब हो चुकी है, जिनका नाम लिया हमने, बाली, कैस्पियन, जावा, ये 3 को जाति गायब हो चुका है। इनका डाटा कहां पे रखा गया है? रेड डाटा बुक में। हमारे इंडिया में कौन बचे हैं? बंगाल टाइगर। अब साइबेरियन टाइगर जो होते हैं ना, वो सफेद वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात मुझे बता रहा है कि मान लो कि सर बंगाल टाइगर अभी जो हमारे इंडिया में मिल रहा है, इसकी संख्या ना मात्र 2 को बची है। अरे बस मान लो बोला, इससे पहले मैंने मानने के लिए भी बोला है। अभी लगभग 500 समथिंग में है अभी। ठीक है, बंगाल टाइगर की संख्या। तो मान लिया जाए कि 2 को बचा है, एक नर है और एक मादा है। अब तो भाई एक चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वैरायटीज मिल रही है, आपको पढ़ाया है मैंने जैव विविधता वाला पहला जो चैप्टर था, पहला दूसरा जीव जगत, उसमें वहां पे बताया ना कि लगभग कितना 17 से 18 लाख जाति प्रजाति का खोज हो चुका है, लेकिन है कितने? लगभग 70 लाख। ठीक है भाई, अब ये जितना वैरायटीज मिल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करें सर? तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जाति प्रजाति नई नई आ तो रही है, लेकिन पहले से जो प्रजाति है हमारे पास वो गायब भी हो रही है। उसको बचाना है। कैसे बचाएं? ये उसी का एक मेथड है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या करते हैं? जैसे मैंने क्या बोला कि एक नर और एक मादा बाघ हमारे यहाँ बच गया है। अब क्या करें सर? वो कितना जनन करेंगे? ठीक है, बात समझ में आया? नर है, हो सकता है कि उसके अंदर सर उम्र ढलने के हिसाब से अब उसके युग्मकों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मादा शरीर में जाए और मादा शरीर में जाके क्या कर पाए? निषेचन कर पाए। अब क्या करें? अब तो ये 2 ही पीस बचे हैं, एक नर और एक मादा। मर जाएंगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगे वो लोग भी। तो अब हमारी बायोडाइवर्सिटी की टीम क्या करती है कि उस नर का युग्मक निकाल लेगी वहां से, यानी कि नर बाघ का युग्मक निकाल लिया, शुक्राणु को निकाल लिया। मादा बाघ में से भी क्या निकाल लेंगे? युग्मक निकाल लेंगे और उसको निकाल करके और संरक्षित कर देंगे। कैसे संरक्षित करेंगे? -196 डिग्री सेल्सियस पर। और इसके साथ साथ इस्तेमाल में लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। बात समझे? क्या? लिक्विड नाइट्रोजन। इस 196 डिग्री माइनस में जो टेम्परेचर है ना, इसी पर जितने युग्मक हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। जब जरूरत पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, क्या कराएंगे कि ट्यूब के अंदर नर युग्मक को मादा युग्मक को डाल के निषेचन करा देंगे। डॉक्टर कराते हैं, साइंटिस्ट कराते हैं। जब निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। अब उस युग्मनज को तैयार कर लिया, थोड़ा सा और वृद्धि करा लेंगे और अंत में उस मादा बाघ के अंदर डाल दिया जाएगा, उसके गर्भ में। ठीक है, अभी क्या था कि उसका शरीर निषेचन करने के लायक नहीं था, क्योंकि उम्र ढल चुकी है, अब निषेचन की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम निषेचन करवा के उसके शरीर में डाल दें, तब वो अपने बच्चे को पाल सकती है, अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। बात समझ में आ गया? तो शरीर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट किसका है? युग्मकों का है। ठीक है, तो उसे युग्मक बनाने के अलावा जो अंग मिलते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। अब क्लियर हो गया? गलती से भी मत कहिएगा कुछ और। ठीक है, कि क्रायो प्रिजर्वेशन बाद में आएगा, तब उस समय ध्यान में लीजिएगा, पढ़िएगा। फिलहाल अगर याद रहे तो याद रख लीजिएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि माइनस में टेम्परेचर को ले जाकर के किसी भी चीजों को सुरक्षित रखना। ठीक है, आपने देखा है ये क्रायो प्रिजर्वेशन? आपको कहां देखा है सर? क्या आप पाल देना समझते हैं?
ठीक है। गाय भैंस के जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली आते हैं घर पर, अगर हमारे घर पे गाय भैंस है तो क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भधारण कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल तरीके से उस गाय को या भैंस को गर्भधारण करवाते हैं डॉक्टर की मदद से। तो डॉक्टर देखे वो बड़का सा ट्यूब लेकर के आता है, तो ट्यूबवा खोलता है तो अंदर से धुआं निकलता है, ओकरा अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है, उसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस है, उसमें एक सांड का शुक्राणु है, पतला सा ट्यूब निकालेगा, उस ट्यूब में शुक्राणु है, उसको संरक्षित करके रखा है, क्योंकि बाहर निकालेगा तो वो शुक्राणु डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, उसको माइनस में करके वो जिंदा रखा है, ठीक। और उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, अपने हाथों के इस्तेमाल से उस शुक्राणु को उस गाय के या भैंस के सीधा गर्भ में डाल देते हैं। अब गर्भ में डाल देंगे, निषेचन हो गया, असल में आ गया, तो वो क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक। वो आएगा जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, रेड डाटा बुक का भी यहाँ पे काम नहीं है, अभी हमको पढ़ना क्या है, नर जनन अंग। तो नर जनन अंग कौन होगा, नर शरीर में नर जनन अंग कौन है, वृषण, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की संख्या कितनी मिल रही है, याद रखिएगा, एक जोड़ी मिल रही है। कहां पर मिल रही है, उदर के चौथे से छठे खंड में, ठीक है, ये कहां पर मिल रहा है, उदर में, उदर के चौथे से छठे खंड में मिल रहा है, कौन, वृषण। कितना है, एक जोड़ी है। इसके साथ साथ कुछ और बिंदु देखिए, प्रत्येक वृषण 3 या 4 कोष्ठक का होता है। सब कुछ समझाते हैं अभी। फिर इसके बाद प्रत्येक कोष्ठक में पिंडक होते हैं। उसके बाद फिर, अच्छा चलो बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना याद न रखिएगा, बाकी मैं डायग्राम से समझा देता हूं। देखो समझिए क्या क्या चीजें। सर ये कॉकरोच का सिर, फिर उदर, उसके बाद सॉरी वक्ष, वक्ष के बाद इसका उदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 खंड हो गए इसके। अब मान लेते सर पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके चौथे से छठे खंड तक देखिए, चौथा से लेकर के छठवां खंड तक मिल रहा है क्या, एक जोड़ी वृषण। ये क्या है, वृषण है, ठीक है। कहां पर मिल रहा है, उधर ये भाग में मिल रहा है। उधर के भाग में कहां से कहां तक है, चौथे से छठे खंड तक है, ठीक है। अब आगे कि सर यहां से निकलती है एक नलिका, यहां से भी निकल रही है एक नलिका, ठीक है। अब ना इसको मैं इधर बना के दिखाता हूं अगले पेज पे, देखो चलो, ये हो गया वृषण। हाँ, सब कुछ अंदर ही मिलेगा ना, बस इतने में परेशान हो गए जी।
बतियाओ नहीं। तो लोगों को क्या लगता है कि इतना आसानी से कोई चीज समझा देते हैं आपको? क्या लगता है इतना आसान होता है? बाबू देखो, हर साल पढ़ाते हैं, पता है, हर साल पढ़ाते हैं हम लोग यही चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आज क्या पढ़ाना है उसके लिए पढ़ के आना पड़ता है। कई बार बोले कि बिना पढ़े हम क्लास में इंटर नहीं होते, डेली पढ़ते हैं, तब जाकर के आकर के आपको पढ़ाना पड़ता है। आपको पढ़ना है डेली, तब ना तो कोई पढ़ते हो ना कुछ, यहां से पढ़ा हुआ भी जाकर के नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ने के लिए मैं बोल के जाता हूं वो भी नहीं देखते हो। पढ़ाया हुआ जब पढ़ते नहीं करता है सब, तो आगे क्या पढ़ना है वो क्या पढ़ेगा सब। चलो देखो, ये कौन है? वृषण है, ठीक है। अब ये क्या है? तो सर एक ग्रंथि है जिसका नाम है शुक्राशय। ये शुक्राशय हम लोगों में भी है, ठीक है। हम लोगों के अंदर भी क्या पाया जाता है? शुक्राशय, टेस्टिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसाइकल, जो आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। अब सुनना, आगे आगे सुनो कि होता क्या है कि सर इस वृषण के अंदर, अच्छा देखो एक चीज तो बताना भूल गया ना, क्या बोला था कि ये जो वृषण होते हैं ये कैसे होते हैं सर? 3 कोष्ठकीय या तो 4 कोष्ठकीय होते हैं। कितने कोष्ठक दिख रहे हैं? 4। हाँ, हमेशा जितना भी होगा सबके अंदर ऐसी ही संरचना मिलेगी। ये इस तरीके से 4 कोष्ठक। कौची पे हंसी आ रहा है जी तुम लोग को? इतना आसान है बना लेना, ट्राई करो। बड़ी मेहनत है एक रो पीछे। चलो आगे देखो, सर ये 4 पालियां मिल रही है या 4 कोष्ठक मिल रहे हैं? पालियां कहना ज्यादा बेहतर है कि सर ये वृषण जो है 3 से 4 पाली, यहां पे चलो 4 पाली दिखाया, तो कितनी पालियां हैं? 4 पालियां हैं। और प्रत्येक पाली में, कुछ देर पहले देखो क्या लिखा था हमने कि जो आपका प्रत्येक वृषण है वो 3 से 4 कोष्ठक का बना होता है। इसी कोष्ठक को हमने नाम दिया है क्या? पाली। और उसके बाद प्रत्येक कोष्ठक में क्या होते हैं? पिंडक होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में मिल रहे हैं कुछ पिंडक। चलो अब आगे सुनो, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए था हमको। चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, अब इस वृषण से एक नलिका निकल रही है, और वो आ करके खुल रही है किसमें? शुक्राशय, ठीक है। ये आपका शुक्राशय है, और ये आकर के कहां पे खुल रही है? शुक्राशय में। इस नलिका का नाम क्या है? शुक्र जनक, सॉरी शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इसको कहते हैं इंग्लिश में वास डिफरेंस। नाम असल चीज है, बार बार कहते हैं ना कि डायग्राम अगर याद रहेगा, नाम याद रहेगा तो पूरी कहानी याद रहेगी, ठीक है। क्या हुआ सर? एक जोड़ी वृषण मिल रहा है, 3 से 4 पालियां मिल रही हैं। प्रत्येक पालियों में क्या मिल रहे हैं? पिंडक मिल रहे हैं। उन पालियों से या उस वृषण से क्या निकल रही है? नलिका निकल रही है। उस नलिका का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। वो शुक्रवाहिनी जाके कहाँ खुल रही है? शुक्राशय में खुल रही है, ठीक है। शुक्राशय क्या है? एक ग्रंथि है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक चीज और बताओ, वृषण की संख्या कितनी? 1 जोड़ी।
ये तो कह रहा है 4, के है 4 वाला, तोड़ देंगे मार के, बता दे रहे तुमको। चल आगे, शुक्र वाहिनी की संख्या कितनी है? ए हो गया इधर इधर मारा मारी करेगा, देख कट्टा बंदूक निकाल के हैं, कहाँ तो घूम जाता ना दिमाग में, हमारा घूम जाता। अच्छा कहा हो गया, कह दिया था। अच्छा ठीक है, तू नहीं था तो नहीं था, तुमको कह दे तू बैल है एकदम। पता समस्या तब होता है ना जब कोई कह देता है ये बैल, चाहे तू कुछ कह दिया तुमको, अरे तू है नहीं तो क्या समस्या है तुमको। और से बड़का समस्या सबसे ज्यादा यहाँ मेंटेलिटी से है। कोई कुत्ता कह दे तो मारा मारी हो जाएगा, और कोई शेर कह दे तो मारा मारी नहीं होगा। बात समझ में आ गया? जबकि वो प्राणी है, वो जानवर है। कोई जानवर कह देगा तो खराब लग जाएगा तुरंत, और कोई शेर कह देगा बहुत शेर बोल रहे हमरा, तुरंत सीना टाइट कर लेगा। चल सब हमारा तो भुलवा देगा, सब हमको पढ़ाना खत्म कर दिया हमारा। कहाँ थे हम? अच्छा चलो चलो यहाँ वापस आ गया। चलो क्या क्या सर, एक जोड़ी वृषण मिल रहा है, एक जोड़ी शुक्र वाहिनी मिल रही है, और कहा तो एक जोड़ी शुक्राशय भी मिल रहा है, एक वो मिल रहा है शुक्राशय। ठीक है, और इस शुक्राशय पर देखो क्या हो रहा है, सर इस शुक्राशय पर ना कुछ नलिकाएं मिल रही, कुछ नलिका। अच्छा देखो ये चीज है, जैसे मान लिया जाए कि सर ये शुक्राशय है, ठीक है, और यहाँ सामने से ऐसे नलिका निकली हुई है। समझ में आ रहा है? ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, और ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस वही चीज है। इसके सामने से ऐसे नलिका निकली हुई है, इसके और चारों तरफ से ऐसे नलिका निकली हुई है, इस तरीके से। बात समझ में आ गया? सर शुक्राशय पर क्या निकली है? नलिका निकली हुई है। समस्या देखो छोटा सा है कि सर ये जो नलिका है, कुछ नलिकाएं छोटी हैं और कुछ नलिकाएं बड़ी हैं आकार में। ये देखो चलो यहां तक बात समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। चलो इस शुक्राशय से सर एक लंबी सी नलिका निकल रही है। बैठो बैठो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हंसने की क्या बात है। अच्छा हो गया अभी, चले चलो। इस शुक्राशय से एक नलिका निकली है, इस नलिका को नाम देते हैं हम लोग अस्खलन नलिका, जिसका नाम इंग्लिश में कहते हैं इसको इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र है, ठीक है, और इस छिद्र को नाम दिया जाता है नर जनन छिद्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेल जेनाइटल पोर। हाँ पोर, पोर मीन्स छिद्र होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या क्या बात हुआ? सर एक जोड़ी वृषण मिल रहा था, उस वृषण से एक जोड़ी नलिकाएं निकल रही है, जिसका नाम क्या है? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जाकर के आगे खुल रही है किसमें? शुक्राशय में। शुक्राशय एक ग्रंथि है जिसके ऊपर छोटी नलिकाएं और बड़ी नलिकाएं मिल रही हैं। वहां से एक लंबी नलिका निकल रही है जिसका नाम है क्या? अस्खलन नलिका। या तो आप ऐसा कहो कि सर शुक्राशय एक नलिका में खुलती है,
बस समझ में आ गया। तो शुक्राशय का है, एक ग्रंथि है, तो ग्रंथि है तो उसमें क्या बन रहा होगा, कुछ तरल बन रहा होगा। और जो तरल बन रहा होगा वो तरल बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना रास्ता, तो उसका जो अगला रास्ता है वो कौन है, आपका स्खलन नलिका है। ठीक है, अब स्खलन नलिका भी आगे जाकर के एक छिद्र में खुल रही है जिसका नाम है नर जनन छिद्र। हो गया यहाँ तक की बात। अब आगे देखो एक चीज जरा, जैसे हमें क्या दिखाया था सर, ये शुक्राशय, इस शुक्राशय पर क्या मिल रहा था, छोटी और बड़ी नलिकाएं मिल रही थी। ठीक है सर, कुछ नलिका छोटी थी और कुछ नलिका बड़ी थी, इस तरीके से नहीं। ठीक है, और खत्म नहीं हुआ, इसी शुक्राशय के ऊपर मिल रही है एक और ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम है फेलिक ग्लैंड। 100 बताएंगे बाबू, का है टेंशन में, पहले सब संरचना तो जान लो। फेलिक ग्रंथि, संरचना पूरा खत्म हो जाएगा तो उसका काम जानना आसान हो जाएगा। पहले संरचना खत्म कर ले, ये चीज ऐसे समझ में आ गया। वही चीज यहां पे देखो, इसके ऊपर मिल रही है एक ग्रंथि, किसके ऊपर, शुक्राशय के ऊपर। इस ग्रंथि का नाम क्या है, फेलिक ग्रंथि, या क्या बोलते हैं, फेलिक ग्लैंड। चलो ये हो गया सर फेलिक ग्लैंड। इस फेलिक ग्लैंड से पीछे से, क्योंकि इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, तो इसे शुक्राशय के पीछे से फेलिक ग्लैंड से होते हुए एक नलिका निकल रही है। जैसे शुक्राशय से निकला था ना, वैसे ही कहां से निकल रहा है, फेलिक ग्लैंड से। देखने में कैसा लग रहा है कि कहां से निकल रहा है, शुक्राशय से, लेकिन वो निकल कहां से रहा है, फेलिक ग्लैंड से। और इसके आगे भी क्या है, एक छिद्र है। चलो, इस नलिका को जो कहां से निकल रही है, फेलिक ग्रंथि से निकल रही है, इसको नाम दिया जाता है फेलिक नलिका। ठीक है, और वो छिद्र जो कहां पर मिल रहा है, फेलिक नलिका पर, इस छिद्र को कहते हैं फेलिक छिद्र। लगभग संरचनाएं खत्म कर ली। अब थोड़ा सा कठिन संरचना और है जो अब यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि इसके छिद्रों पर पढ़ने वाले हैं। कौन से छिद्र पर, फेलिक छिद्र पर, और उसके बाद इसके मेल जेनाइटल पोर पर, यानी कि नर जनन छिद्र पर। ठीक है, वो अंतिम संरचना है। यहां तक को एकदम बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा, बढ़िया से खुद से स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिएगा। ठीक, डन। यानी कि अब कहानी कहां तक होगी कि सर इसमें जो पिंडक मिल रहे हैं, सुनो इधर, इसमें जो पिंडक मिल रहे हैं वो पिंडक किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणुओं का। वो शुक्राणु वहां से होता हुआ कहां पर आएगा, देखो इस वृषण से शुक्राणु कहां आएगा, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से कहां आएगा, शुक्राशय में। शुक्राशय में कुछ तरल होगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और अंत में कहां आ जाएगा, स्खलन नलिका में आ जाएगा। कौन आ गया स्खलन नलिका में, शुक्राणु। फिर उसके बाद सर इस शुक्राशय के ऊपर एक और ग्रंथि है, कौन, फेलिक ग्रंथि। ये भी कुछ तरल बनाएगी, अपने तरल को ये एक नलिका के द्वारा भेजती है जिसका नाम है क्या, फेलिक नलिका। और वो फेलिक नलिका जहां पे खुल रही है उस छिद्र का नाम क्या है, फेलिक छिद्र। अब इसके बाद यहां पर कुछ काइटिन की संरचना है, वो पढ़ेंगे हम लोग, जिसको कहते हैं फैलोमियर्स कहते हैं। देखिएगा बुक में मिलेगा, क्या कहते हैं, फैलोमियर्स। आगे जो वही आपको पढ़ना है, पढ़ करके आइएगा, बाकी फिर हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में मंडे को।